आप और हम जानते हैं जापान एक बेहद ही विकसित देश है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के मामले में जापान पूरी दुनिया से आगे चलता है। लेकिन साथ ही आपको एक बात और बताते हैं कि जापान एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, वो है उसकी हर साल घटती आबादी। यहाँ तक कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा ने जापान के गिरते बर्थ रेट पर चिंता जताई है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा 2022 तक जापान की पॉपुलेशन में लगभग 8 लाख तक की गिरावट देखी गई है। जापान के एक डेटा के मुताबिक जापान में मरने वाले लोगों की संख्या 1.56 मिलियन थी, जबकि पैदा होने वाले बच्चों की संख्या कुल 7,71,000 थी। यानी मरने वाले लोगों की संख्या पैदा होने वाले बच्चों की संख्या से लगभग 2 गुनी है। इसीलिए जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने जापान की घटती हुई आबादी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने वार्न भी किया है, नाउ और नेवर, यानी अब नहीं तो कभी नहीं। वैसे तो दुनिया में और भी देश हैं जिनकी घटती आबादी चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जिसकी ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन में गिरावट देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि जापान की जो पॉपुलेशन डिक्लाइन का जो सिलसिला है ये कोई नया नहीं है। इससे पहले भी जापान में 2 फर्टिलिटी ट्रांजिशंस देखे गए हैं। तो पहले भी जापान में 2 फर्टिलिटी ट्रांजिशंस एक्सपीरियंस किए गए हैं, जिसमें पहला फर्टिलिटी डिक्लाइन देखा गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसमें बर्थ रेशियो था 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन। फिर दूसरा डिक्लाइन देखा गया था 1970s मिड के आसपास। इसमें लोवेस्ट बर्थ रेट था 1.3 to 1.4 चिल्ड्रन पर वुमेन। अकॉर्डिंग टू जापानीज ऑफिशियल पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, जापान की पॉपुलेशन 2010 में 128 मिलियन से 2060 तक कुल 87 मिलियन तक ही रह जाएगी, अगर यही बर्थ रेशियो रहा तो। और पूरे जापान की 40% पॉपुलेशन 65 साल या उससे ऊपर की होगी। एक और डेटा के मुताबिक जापान के 10 लोगों में से 1 या उससे ज्यादा की उम्र 80 साल या उससे भी ज्यादा है, और जापान की पॉपुलेशन का तीसरा हिस्सा 65 साल से ऊपर की उम्र का है। एक और डेटा के मुताबिक 2040 तक जापान की 34.8% पॉपुलेशन 65 साल से ऊपर की होगी। इसीलिए जापान की पॉपुलेशन का डेथ रेशियो बर्थ रेट से ज्यादा होगा। इसी कारण एजिंग पॉपुलेशन भी बर्थ रेट डिक्लाइन का एक कारण बताया जाता है। अकॉर्डिंग टू सर्वे, जापान में 17.3% मैन और 14.6% वुमेन जिनकी उम्र 18 से 34 के बीच है, उनका कहना है कि उनका शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2011 में जापान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन और सोशल सिक्योरिटी रिसर्च द्वारा एक स्टडी पब्लिश की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 61.4% मैन और 49.5% वुमेन वो हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की, और वो कभी अपने अपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं रहे। तो जापान के लोगों का शादी ना करना या शादी डिले करना भी जापान की हर साल गिरती जा रही आबादी का एक मुख्य कारण है। जापान में हाई लिविंग ऑफ कॉस्ट, लिमिटेड जॉब स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की वजह से भी जापान के जो कपल हैं वो बच्चे ना पैदा करने का फैसला लेते हैं, जिसके कारण जापान के बर्थ रेट में हर साल गिरावट देखी जाती है। जापान में ज़्यादातर लोग एजुकेशन और अपने करियर पर और अपने करियर डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और फैमिली स्टार्ट करने से पहले वो अपने आप को प्रोफेशनली स्टेबलाइज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो शादी डिले करते हैं या फिर शादी करते ही नहीं है। जापान एक छोटा सा देश है और वहाँ घर भी छोटे छोटे होते हैं। खासकर अर्बन एरियाज में लिमिटेड लिविंग स्पेस होने की वजह से भी जापान के लोग फैमिली बढ़ाने से कतराते हैं, जिसकी वजह से जापान लोवेस्ट बर्थ रेट की कगार पर आ चुका है। जापान में बढ़ता वुमेन एम्प्लॉयमेंट को भी लोवेस्ट बर्थ रेट का एक मुख्य कारण बताया जाता है, क्योंकि शादी और बच्चे पैदा करने की उम्र जैसे 25 से 34 साल, इस उम्र में जापान में औरतें अपना करियर परस्यू करने पर ज़्यादा फोकस करती हैं। 1960 में जापान के लोग जिनकी उम्र 25 से 29 साल थी, 97% तक वो लोग एम्प्लॉयड थे। 2010 तक ये आंकड़ा घटकर 86% तक पहुँच गया। वहीं सेम पीरियड ऑफ टाइम जापान में वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ। जैसे 1960 में वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट जापान में 50% तक था और 2010 में बढ़कर 72% तक चला गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जापान में औरतों का फैमिली स्टार्ट करने के बजाय वो अपना फोकस जॉब और करियर पर रखती हैं, और इस कारण भी जापान के बर्थ रेट में हर साल गिरावट आती है।
और अब बात करते हैं कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन कम होती चली जाए तो उसका उस देश पर और देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। होता क्या है कि पॉपुलेशन कम होने से बेसिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी असर पड़ता है। बेसिक सर्विसेज की डिमांड कम होने लगती है, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, और डिमांड कम होने से इन सेक्टर्स का एम्प्लॉयमेंट सफ़र करने लगता है। कंज्यूमर डिमांड कम होने लगती है और कंज्यूमर डिमांड कम होने पर प्रोडक्शन में कमी आती है, और जब प्रोडक्शन में कमी आती है तो उसका असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर दिखाई देता है। प्रोडक्शन की अगर कमी होगी तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी। और अगर पॉपुलेशन कम होने लगे तो लेबर शॉर्टेज होने लगती है और वर्कफोर्स कम होने लगती है। और वर्कफोर्स कम होने का मतलब है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का कम हो जाना। और जब यंग स्किल्ड लेबर की कमी आती है तो इनोवेशन की भी कमी आ जाती है। और जब यंग स्किल्ड की कमी होगी तो रिसर्च, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में भी कमी आएगी। पॉपुलेशन कम होने की वजह से रियल एस्टेट बिजनेस को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। पॉपुलेशन कम होगी तो प्रॉपर्टी की डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और पॉपुलेशन कम होने की वजह से टैक्स रेवेन्यू में भी काफ़ी कमी आ जाती है। और अगर टैक्स रेवेन्यू कम होगा तो उसका असर गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स और सर्विसेज पर पड़ेगा, जैसे बस सर्विसेज, रेल रोड, पुलिस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। हेल्थ केयर सिस्टम पर भी इसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन एजिंग होगी उनको हेल्थ केयर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, हेल्थ रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और हेल्थ प्रोफेशनल्स पर भी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा। और देश का कल्चर और डाइवर्सिटी एजिंग पॉपुलेशन के साथ साथ एक्सटिंक्ट होती चली जाती है। और बर्थ रेट में गिरावट और पॉपुलेशन कम होने का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एजुकेशन सिस्टम पर भी पड़ता है, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। इवन जापान में तो स्कूल्स खाली पड़े हैं जहां पर पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं हैं। जापान की आबादी में गिरावट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापान के नॉर्थ ओसाका में एक गांव है जिसका नाम है इचिनोनो। यहाँ पर 53 रेजिडेंट्स हैं और इस गांव में लगभग 20 सालों में एक बच्चा पैदा हुआ है। और अब जापानीज गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों को आबादी बढ़ाने के लिए ऑफर्स भी देने शुरू कर दिए हैं, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज इंक्रीज करेगी बच्चों की एजुकेशन के लिए, और यंगर वर्कर्स की सैलरीज इंक्रीज की जाएगी, और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो शादी करें और बच्चे पैदा करें। इसीलिए जापानीज गवर्नमेंट ने लगभग 3.5 ट्रिलियन येन यानी लगभग 25 बिलियन डॉलर्स खर्च करने का फैसला किया है। न्यूबॉर्न से लेकर 2 साल तक के बच्चे के पेरेंट्स को 15,000 येन यानी $160 मंथली अलाउंस दिया जाएगा, और 3 साल या उससे ऊपर के बच्चे के लिए उनके पेरेंट्स को 10,000 येन मंथली अलाउंस दिया जाएगा, और सीनियर हाई स्कूल तक के खर्च की कवरेज गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। और अगर बच्चों के पेरेंट्स जॉब भी नहीं करते लेकिन उनके लिए भी नर्सरी स्कूल्स यानी डे केयर सेंटर्स ओपन किए जाएंगे। और अगर बच्चों के पेरेंट्स जॉब करते हैं और वो लीव लेते हैं तो 4 हफ्तों तक उनकी इनकम में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ऐसे ही कुछ और भी ऑफर्स हैं जो जापानीज गवर्नमेंट ने अपने लोगों के लिए निकाले हैं ताकि वो शादी करें और बच्चे पैदा करें। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।